खबरों को देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ऐसे तो नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से अपनी अपनी फील्डिंग में लग गई हैं। प्रदेश की दोनों ही सियासी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा धार्मिक आयोजन पर जोर दे रही हैं। प्रदेश में बीते 6 महीने में 1000 से ज्यादा धार्मिक कथाओं का आयोजन हो गया। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत में बाबाओं का दबदबा। चुनाव से पहले सजा बाबाओं का दरबार। बाबाओं के दर पर दिग्गजों की भरमार। कहीं चमत्कार तो कहीं हिंदू राष्ट्र की हुंकार। एमपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा अहम होने वाला है। इस बात को सियासी पार्टियां बखूबी समझ रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां हिंदुत्व की अपनी अपनी लंबी लकीर खींचने में लगी हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सियासी पार्टियों के सियासतदान बाबाओं के दर पर माथा टेकने में पीछे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपाइयों पर ही बाबाओं का रंग चढ़ा हुआ है। राजनीतिक सफलता के लिए कांग्रेस नेता भी कथाओं के आयोजन में बीजेपी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो। 101 फुट से भी ऊंचा मैं हनुमान जी के दर्शन करने प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में धार्मिक आयोजन की भरमार लगी है। प्रदेश में बीते 6 महीने में 1000 से ज्यादा धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। इनमें से ज्यादातर कथाएं नेताओं के द्वारा आयोजित की गई हैं। बड़े कथाकार की चर्चा सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा, पंडोकर सरकार धाम के गुरु शरण शर्मा, जगत गुरु राम भद्राचार्य, कथावाचक जया किशोरी प्रदेश में अब तक कई धार्मिक आयोजन कर चुके हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के साथ ही सियासतदानों की भी भरमार देखने को मिली है। बागेश्वर धाम के दर पर पहुंचे मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बागेश्वर धाम जी इस क्षेत्र में श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ पूरे देश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। देखिए, भगवान बागेश्वर धाम जी इस क्षेत्र में श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है और हम लोग पूर्व में भी यहाँ पर आते रहे हैं और अब पूरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोगों के लिए अच्छा है, श्रद्धा और आस्था का केंद्र। मध्य प्रदेश लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा अहम रहा है। ऐसे में प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां हिंदुत्व की चाबी से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के कवायद तेज कर चुकी हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। भोपाल एमपी में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बाबाओं के दरबार में नेताओं की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। अपने अपने इलाके में मंत्री से लेकर विधायक तक उनकी कथाओं के जरिए वोटर्स को साधने में जुटे हैं। और आलम यह है कि बाबा जी कथा करने के लिए अभी इतने ज्यादा बुकिंग हो चुकी है कि समय ही नहीं मिल पा रहा। 2024 के बाद तक का समय उनके पास नहीं है। देश का दिल कहे जाने वाले एमपी में बाबाओं का प्रभाव काफी है। यहाँ बाबा सियासत का रुख तय करते हैं, क्योंकि इन पर लोगों की अटूट आस्था है। बाबाओं के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ जुटती है।
यही वजह है कि इनका आशीर्वाद लेने के लिए आम आदमी से लेकर दिग्गजों की भरमार लगी रहती है। जो लोगों को हजारों लाखों लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, चाहे उन्होंने राम कथा की हो चाहे भागवत कथा की हो, तो निश्चित तौर पर लोगों को आशीर्वाद मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में हम भी आए हैं। प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में बाबाओं के प्रभाव वाली सीटों पर भी नजर डालें तो पंडोखर सरकार धाम के प्रमुख गुरु शरण शर्मा का प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर दतिया से लेकर मध्य क्षेत्र तक है। वहीं बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आजकल सनातन धर्म का पोस्टर बॉय कहा जा रहा है। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इनका प्रभाव बुंदेलखंड सहित अन्य इलाकों के 89 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है। वहीं राम भद्राचार्य का प्रदेश के 60 से ज्यादा सीटों पर असर है। यही वजह है कि इनके कथा सुनने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचते हैं। हाल ही में भोपाल में राम भद्राचार्य को सुनने सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। राम भद्राचार्य ने सीएम शिवराज को जीत का आशीर्वाद दिया। हमने सोचा कि अपने सामने कोई बात नहीं, ये कह रहे कि गुरुजी कुर्सी तो मुझे मिली ही है, अगले चुनाव में फिर कुर्सी दिलवा दीजिएगा तो मिल जाएगी। तो मैं कुर्सी दिलाने के लिए तैयार हूं शिवराज सिंह जी, कुर्सी आपको मिलेगी। मैंने पूरी रणनीति बना ली है। आज लोग सोचते हैं, और आज एक ऐसी बात कहूं, उमा जी के संबंध में लोग कहते हैं कुछ भी, पर उमा जी तो मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, मेरी लाडली बहन है। वो आज मुझे मिलने आई तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, उन्हीं के बाद मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा गुरु जी हमारे शिवराज सिंह जी को आशीर्वाद दीजिए फिर मुख्यमंत्री बनने का। मैंने कहा बिल्कुल, आशीर्वाद तो ही है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता कथा भागवत फॉर्मूला अपनाते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी इसी तरह के आयोजन करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही सियासी पार्टियों के सियासतदान कथावाचकों के शरणागत हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। इधर एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। जन्मदिन था, अपने जन्मदिन पर लाडली बहना योजना शुरू की। जून से एमपी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सरकार देने वाली है। एमपी में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर इसकी शुरुआत भोपाल के जम्बूरी मैदान से की है। इसके लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। इस अवसर पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन्मदिन पर गाना गाकर जन्मदिन की बधाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के पहले साल के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए बहनों को किसी प्रकार की आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म आज से प्रारंभ हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत हर महीने की 10 तारीख को राज्य की पात्र बहनों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। शिवराज सिंह के मुताबिक सरकार की यह स्कीम सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। स्कीम के लागू होने के बाद बहनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग में माहिर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 64 साल के हो गए। उनका जन्मदिन है, जिसे खुद उन्होंने सादगी से मनाया और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि सभी लोग इस मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं।
मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबे समय तक प्रदेश की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 65वां जन्मदिन है। पूरे प्रदेश में मामा के रूप में लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान ने इन बीते सालों में न सिर्फ अपनी राजनीति और अपने अंदाज को बदला, बल्कि लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। लंबे समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज शिवराज सिंह चौहान सत्ता से कुछ महीने दूरी और बीजेपी के इस सियासी ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई पारी में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की एक अलग पहचान और गरिमा को स्थापित करते हुए शिवराज सिंह चौहान अपनी सोशल इंजीनियरिंग और हर वर्ग में उनकी स्वीकार्यता के लिए भी जाने जाते हैं। बच्चों और युवाओं के मामा हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत कर वे बहनों के भाई भी बनने जा रहे हैं। उनके खुद के काम और सरकार की जनप्रिय और जनहितैषी योजनाओं के जरिए शिवराज ने अपने समकक्ष नेताओं के बीच भी एक अलग छवि बनाई है। 29 नवंबर 2005 को पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रदेश के सबसे लंबे समय तक और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 64 साल के हो चुके हैं और आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि उन्होंने समर्थकों से कोई आयोजन करने से इनकार करते हुए पौधा लगाकर और देश और प्रदेश की सेवा का काम करने का संदेश दिया है। जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण दिन महत्वपूर्ण कामों में ही लगे, सरकार के काम में लगे, जनता की सेवा में लगे। इसलिए मैंने फैसला किया है मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। कृपया करके कोई होर्डिंग ना लगाएं और कोई औपचारिकता ना करें। अगर आप मुझसे स्नेह करते हैं तो आप अपने घर या आसपास कहीं एक पेड़ लगा दें या किसी जरूरतमंद भाई या बहन की छोटी सी मदद कर दें। मेरे लिए यही सबसे बड़ी शुभकामना होगी। धन्यवाद। शिवराज की सादगी से आप समझ सकते हैं कि एक बड़े राज्य के ताकतवर मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिवराज की छवि एक सादगी से भरे और सुलझे हुए नेता की है। यही वजह है कि सीहोर जिले के नर्मदा तट पर बसे गांव जैत में 5 मार्च 1959 को जन्मे और 29 नवंबर 2005 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रदेश में सबसे लंबे समय और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। लंबे समय तक प्रदेश की सत्ता संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान का बीते दिनों बाजीगर अवतार देखने को मिला। 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिराकर शिवराज फिर से सत्ता पर काबिज हुए और नई पारी भी सफलता से खेल रहे हैं। लेकिन सफलता उन्होंने धीरे धीरे सियासत की सीढ़ियां चढ़कर हासिल की। तभी तो पांव पांव वाले भैया अब प्रदेश के मामा कहलाते हैं। एक नजर उनके सियासी सफर पर। शिवराज का सियासी सफर। बीते लगभग 17 से ज्यादा साल से प्रदेश की जनता की पसंद बने सीएम शिवराज सिंह चौहान का सियासी सफर प्रदेश की सीहोर तहसील के छोटे से गांव जैत से शुरू हुआ था। 5 मार्च 1959 को नर्मदा किनारे सीहोर जिले के जैत गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 5 मार्च 2023 को 65वां जन्मदिन है।
किसान के बेटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सियासत में भी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर लोकप्रियता का आसमान छू रहे हैं। उन्होंने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री बनने के दौरान ही अपनी हर सियासी पारी पूरे जी जान से खेली है। शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि एक विधायक और सांसद रहने के दौरान भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे। बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार चुकी थी और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम बने। भले सीएम पद की कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के हाथ में चली गई, लेकिन 15 महीने के भीतर ही सियासत के इस बाजीगर ने पासा पलट दिया। ऐसी बिसात बिछी कि कमलनाथ सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश की सत्ता में दोबारा से बीजेपी सरकार की वापसी हो गई और शिवराज एक बार फिर प्रदेश के मुखिया बने और दूसरी पारी में भी सफलता हासिल करने की उम्मीद से भरे हुए दिखाई देते हैं। अब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर कुछ ऐसा रहा है। शिवराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। 1972 में 13 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए और तब से आज तक अलग अलग पदों पर रहकर जनसेवा के कार्यों में लगे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश की सियासी पारा भी बढ़ते जा रहा है। ताजा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर है, जिसके दौरान विधानसभा में चर्चा पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यदि केंद्र जनगणना नहीं कराएगी तो राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों का सर्वे कराएगी, वो गरीबों को आवास देगी। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले पीएम आवास योजना पर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म है। प्रदेश का सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है। बीजेपी ने 15 मार्च को पीएम आवास के मामले में विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का एक नया ट्वीट सामने आया है। इसमें उन्होंने इशारों में बीजेपी को घेरा है और कहा है कि मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले विधानसभा में शनिवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष की चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जनगणना नहीं कराई तो हम करवाएंगे। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे कराएगी। 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने ये जानकारी जुटाई जाएगी। अगर केंद्र नहीं देगा तो हम पक्के मकान देंगे। अब पहले डाटा तो आ जाए, क्योंकि बहुत जगह शिकायतें मिल रही कि पेमेंट नहीं हुआ, कई जगह बना नहीं है। अब बस्तर चूंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहाँ तो निर्माण हुए नहीं थे। भारत सरकार से हमने कहा भाई कि वहाँ 12,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगेगा, मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर से मिस्त्री भी आएंगे, तो इसलिए उसको 12,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। जहाँ जिन ब्लॉकों में, जिन गाँवों में शौचालय नहीं बना है वहाँ तो बनाना पड़ेगा ना। यदि 100% आप ओडीएफ घोषित करना चाहते हैं तो वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ छूटे हैं वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है अभी जैसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं गैस सिलेंडर के साथ, तो शौचालय के साथ भी सेल्फी खिंचवाए तो पता चल जाए कितने शौचालय का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के सर्वे कराने के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश सरकार भ्रम में डालने का काम कर रही है, क्योंकि 2011 में सर्वे हो चुका है। पूरे देश में उसी सर्वे पर पीएम आवास दिए जा रहे हैं। कि ये सरकार केवल भ्रम में डालने का काम करती है। सर्वे हो रखा है 2011 से, उस सूची का क्या हुआ भूपेश बघेल जी बताओगे? पूरे देश में उसी सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास हो रहे हैं। आपकी राजस्थान की सरकार दे रही है उसी सर्वे के आधार पर। आप नया सर्वे कराएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें भूपेश बघेल जी। सर्वे का नाटक बंद करें। आपकी सारी बातों को समझ रही है। एक बार धोखा खा गए हैं, बार बार धोखा आप छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दे सकते। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। मोर आवास मोर अधिकार पर सरकार काम कर रही है। और डोंगर आश्रय थे
मंत्री लोग का घर घेराव कर रहे थे, विधायक लोग का घर घेराव कर रहे थे। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। हमारा सरकार मर मकान मर जमीन उसका भी काम कर रही है। आज मैं भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। इन लोग भूपेश बघेल का भाषण सुनने के लिए हिम्मत नहीं रखते, बग गए। पूरा देश का जनता देख रही थी, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे थे। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार, कांग्रेस का सरकार थी, 2011 में सर्वे हुआ है। हर 10 साल में सर्वे होना है, विधायक सीट भी बदलना है, सामान्य होगा कि नहीं होगा, हर 10 साल में। ये संविधान लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर में। आज 13 साल हो गए, सर्वे नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले गरीबों के घर की सियासत प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनते जा रही है। हो न हो, प्रदेश का आगामी चुनाव भी इस मुद्दे की बिसात पर लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आदिवासी लोक संस्कृति के प्रतीक भगोरिया हाट फागुन में होली के पहले दिन सीहोर के आदिवासी इलाकों में अपनी अल्हड़ मस्ती और उत्सव धर्मिता का इंद्रधनुषी आभार बिखेरते नजर आने लगे हैं। देखिए। भगोरिया हाट में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग हैं ये। सीहोर के आदिवासी इलाकों के लोग उत्साह के साथ उत्सव में शामिल होते हैं। भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का संगम देखने को मिलता है। इच्छावर तहसील के आदिवासी क्षेत्र ब्रिजिस नगर, नादान, अलीपुर, बोर्दी, जामली, कोलर डैम, वीरपुरा में आयोजित भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिलती है। होलिका दहन के 7 दिन पहले भगोरिया हाटों की शुरुआत हो जाती है। भगोरिया एक हाट है जहां सब मिलता है। व्यापार व्यवसाय के साथ उत्सव मनाते हैं। ये जीवन और प्रेम का त्योहार है जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान आदिवासी इलाकों में मेले लगते हैं और हजारों की संख्या में युवक युवतियां पारंपरिक वस्त्रों में इन मेलों में शिरकत करते हैं। परंपरा के साथ भगोरिया हाट में आधुनिकता भी नजर आती है। भगोरिया हाट में अब मांदल की थाप की जगह डीजे की धुन गूंजती है, जिस पर पारंपरिक परिधानों में सजे युवक युवतियां नाचते गाते झूमते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी उत्सव में डूबे नजर आते हैं। जहाँ जहाँ आदिवासी बारेला समाज खेल बिलाला समाज रहता है हमारा, होली के पूर्व में जो उन क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट 7 दिन पहले से जितने भी बाजार लगते हैं वो भोंगने हाट कहलाते हैं। इसमें लोग, हमारे आदिवासी लोग आते हैं, फसल से काट पीट के फुर्सत होते हैं तो बाजार आते हैं होली के लिए सामान खरीदते हैं। सामान में रंग गुलाल खरीदते हैं, दूसरे को टीका देकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इसीलिए हमारे भोंगने हाट मनाया जाता है और हर वर्ष मनाया जाता है। आदिवासी संस्कृति अनूठी है। भगोरिया हाट भी ऐसी ही परंपरा है जिसे लोगों ने सहेज कर रखा है। ये ऐसा उत्सव है जो खुशियों से सराबोर कर देता है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा